नमस्कार दोस्तों, लाल किताब डेमो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। वो परम पिता परमेश्वर सबकी आवाज सुनता है, वो किसी को नहीं भूलता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी काम करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को याद करें, उसके बाद दुनिया में कोई ना कोई अन्य कार्य करें। तो सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को नमन और फिर आप सबको नमन। लाल किताब के बारे में मैं आज आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का या शॉर्ट में बताने का प्रयत्न करूंगी कि लाल किताब है क्या। लाल किताब सबसे पहले बता दूं कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। इन्होंने पहले 2-3 वर्जन 1939, 40, 41 और 42, लास्ट में 52 का ग्रंथ लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें पुराने ग्रंथों का विवरण भी इसी के अंदर भी दिया हुआ है। और उसमें लाल किताब को हम जितना पढ़ते जाते हैं उसका भेद निकलते जाते हैं। सबसे पहले लोगों की गलत धारणाएं लाल किताब के प्रति, कुछ इसे टोने टोटकों की किताब मानते हैं, कुछ इसे उपायों की किताब मानते हैं। मुझको कई फोन भी आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैम हमें ना लाल किताब के उपाय सिखा दीजिए, परंतु लाल किताब के उपाय कभी भी सीखे नहीं जा सकते जब तक हम लाल किताब के सिद्धांतों को नहीं जान सकते। तो लाल किताब सिद्धांतों पर आधारित है। हम बिना सिद्धांतों को जाने लाल किताब सीखने या समझने या पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आज 2-4 सिद्धांत मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगी कि हम बेसिक में एक्चुअली क्या होता है। बेसिक में जो लाल किताब की सारी ग्रामर होती है, तो ग्रामर के मैं कुछ पार्ट आपको जो शुरुआती दौर पे पार्ट होते हैं वो बताने का प्रयत्न करूंगी। लाल किताब के पेज नंबर 9 पे ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लगन मानकर 12 पक्के घर मान लिया। इसका अर्थ ये है कि हमें लाल किताब की जो कुंडली है वो वैदिक कुंडली से डिफरेंट होगी। तो हमें यहाँ पर इस पंक्तियों के द्वारा ये बताया गया है कि राशि छोड़ दी, नक्षत्र भुला दिया, पंचांग भी नहीं लिया, ना ही तो कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लगन मानकर, अर्थात मेष राशि को हमने यहाँ लगन मान लेना है और बाकी के अपने आप ऑटोमेटिकली 12 पक्के घर हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर यहाँ आ जाएगा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि मेष जो लगन है वो मेष राशि जो आ जाएगी वो लगन में आ जाएगी। इस प्रकार से ये हमारे पास धनु लगन की कुंडली बनाई हुई है मैंने यहाँ पे, और ये कुंडली एज इट इज हमें जो ग्रह है वो यहाँ पे लिख देने हैं, सिर्फ लगन में हमें मेष राशि ले आनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, ये शनि देव यहाँ है, ये राहु देव छठे भाव में। ग्रह वहीं के वहीं रहेंगे, ग्रह आपको नहीं छेड़ने हैं। आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कुंडली तो सबको बनानी आती है। आजकल एस्ट्रोसेज या कई तरह की सॉफ्टवेयर या एप्स हैं जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालें, आपकी कुंडली आ जाएगी। आप अपनी कुंडली से लाल किताब कुंडली ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी लाल किताब कुंडली तैयार होगी। इसके बाद हम देखते हैं उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह कैसे होते हैं। 2 ब्लैंक कुंडलियां हम यहां बना लेते हैं। लाल किताब के अनुसार हम उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह समझते हैं। उच्च के ग्रह, सबसे पहले उच्च के ग्रह हमें क्या करना है, राशियों में ना करके भावों में, यानी कि 1 नंबर राशि में। 1 नंबर राशि में उच्च का होता है ना सूर्य, तो वो 1 नंबर राशि कहाँ आती है, लगन में आती है। तो यहाँ पर सूर्य देव उच्च के हो गए। यहाँ 7 नंबर राशि आती है तो यहाँ शनि देव उच्च के हो गए। यहाँ 4 नंबर राशि है, यहाँ गुरुदेव उच्च के हो गए। यहाँ 10 नंबर राशि है, यहाँ मंगल देव उच्च के हो गए। उसके बाद आ जाते हैं 2 नंबर राशि, यहाँ पर चंद्रदेव उच्च के हैं। 3 नंबर में राहु देव उच्च के हैं। उसके बाद 6 नंबर में बुध देव उच्च के हैं। उसके बाद यहाँ पर 9 में केतु देव उच्च के हैं। और लास्ट में हमारे हैं 12 नंबर राशि, यानी यहाँ पर शुक्र देव उच्च के हैं। अब बात करते हैं हम नीच के ग्रहों की, कि नीच के ग्रह वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। अब जो ग्रह उच्च का होता है जिस भाव में, उससे वो बिल्कुल उसके सामने वाले घर में वो नीच का होता है। जैसे शनिदेव यहाँ उच्च के थे तो शनिदेव यहाँ लगन में नीच के होंगे। यहाँ सूर्य देव नीच के होंगे। अब 4 नंबर में
गुरु उच्च के थे तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट बिल्कुल 7वें भाव में गुरु नीच के हैं, मंगल देव अपने 7वें भाव में यानी कि चौथे भाव में नीच के हैं। अब चंद्रदेव यहाँ पर उच्च के थे तो अब उसके ऑपोजिट 7वें भाव में चंद्रदेव यहाँ नीच के हैं। उसके बाद यहाँ पर राहुदेव उच्च के थे तो उल्टा हो गया, यहाँ केतुदेव नीच के हैं और यहाँ राहुदेव नीच के हैं। अब आ गया जी बुध और शुक्र, यहाँ पर बुध नीच के हैं अपने से 7वें भाव में, 6ठे भाव में उच्च के थे वो, और यहाँ पर शुक्रदेव नीच के हैं। तो ये लाल किताब के अनुसार हम ग्रहों का उच्च और नीच हम भावों के अनुसार लेंगे, जो आपके सामने स्पष्ट है। लाल किताब के पेज नंबर 5 पर ये पंक्तियां दी हुई हैं। मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, यानी कि मनुष्य अपने लेख यानी अपने भाग्य के साथ बंधा हुआ है। लेख विधाता कलम से हो, वो कलम किसकी है? विधाता की कलम है, परंतु वो कलम चले खुद कर्म पे अपनी, परंतु वो कलम किसके द्वारा चल रही है? मनुष्य के कर्मों के द्वारा। यानी विधाता ने आपकी किस्मत तो अपनी कलम से लिखी है, यानी विधाता की कलम से लिखी है, परंतु वो कर्म किसके है? मनुष्य के खुद के कर्म है। झगड़ा अकल ना किस्मत हो, तो झगड़ा अकल, अकल क्या है? बुधदेव है, और किस्मत बृहस्पति देव है, गुरुदेव है। तो झगड़ा अकल ना किस्मत हो, यानी किस्मत और अकल में कोई भी झगड़ा नहीं है। अर्थात यदि जातक की बुद्धि कमजोर है तो ये जरूरी नहीं कि उसका भाग्य प्रबल नहीं होगा, यानी कि उसकी किस्मत उसका साथ दे सकती है, वो जिंदगी में राज कर सकता है, धन संपत्ति पा सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसके द्वारा हम आगे जो सिद्धांत है किस्मत का ग्रह, तो अब हम किस्मत का ग्रह निकालना सीखते हैं। या आप कोई भी कुंडली, मतलब आप अपनी अपनी कुंडली देख लीजिए और एक ब्लैंक कुंडली बना लीजिए, और साथ में इसके 4 स्टेप हैं। हम सबसे पहले पहला स्टेप चलते हैं, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो ये 4 खाने हमारे 1, 4, 7, 10, जो इन 4 घरों में यानी 1, 4, 7, 10 में जो भी ग्रह उच्च का होता है, हम पहले कर चुके हैं उच्च और नीच ग्रह, इसलिए बता रही हूं। यहां पर सूर्य उच्च के हैं, यहाँ शनि उच्च के हैं, यहाँ गुरु उच्च के हैं, यहाँ मंगल उच्च के हैं। तो ये हमारा किस्मत का ग्रह निकल आया। यदि आप में से किसी का भी कोई ग्रह इन 4 खानों में किसी एक में भी है, या एक से ज्यादा ग्रह है, तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। उसके बाद अगला स्टेप, सेकंड स्टेप। यदि आपका पहले स्टेप में ग्रह निकल आया किस्मत का, तो नेक्स्ट स्टेप देखने की आवश्यकता नहीं है, और जिसका नहीं निकला है वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो बंद मुट्ठी के बाहर है, बंद मुट्ठी के बाहर में कौन कौन से उच्च के ग्रह थे? पहले 2 में थे चंद्रदेव, उसके बाद 3 में थे राहुदेव, तो यहाँ 2, 3, उसके बाद 6 में है बुधदेव, 6, उसके बाद 9 में थे केतुदेव, और उसके बाद यहाँ पर थे शुक्रदेव उच्च के 12 भाव में। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, यानी कि 2 में चंद्रदेव, 3 में राहुदेव, और 6 में बुधदेव, और 9 में केतुदेव, और शुक्र 12वें भाव में। तो बंद मुट्ठी से बाहर पहला स्टेप था, बंद मुट्ठी के अंदर कोई ग्रह। दूसरे स्टेप में बंद मुट्ठी के बाहर जो उच्च का ग्रह है। ठीक है जी। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप हमने जो कॉमन, हमने जो ग्रह लिखे हुए हैं, जैसे 1 नंबर राशि है, जो हमने पहले पढ़ा है कि पहले घर का मालिक कौन है? 1 नंबर। 1 नंबर कौन है? मंगल देव। इस प्रकार से हर घर का जो ग्रह है, हर घर की जो राशि है, हम लाल किताब में से भाव की जाए खाना या घर बोलते हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर घर बोलूं तो भी यही समझना है कि वो भाव ही है। तो लाल किताब में खाने को हम भाव बोलते हैं। अब यहाँ पर 1 नंबर में कौन सी राशि? तो मंगल देव। यदि आपके मंगल लगन में है तो भी वो किस्मत का ग्रह है। अब 2 नंबर किसकी राशि है? शुक्रदेव की। शुक्र 2 में है तो भी आपका किस्मत का ग्रह हो सकता है। 3 में बुधदेव, 4 में चंद्रदेव, 5 में सूर्यदेव, 6 में बुधदेव, 7 में शुक्रदेव, 8 में मंगल देव, 9 में गुरुदेव, 10 और 11 दोनों में शनिदेव, और 12 में फिर गुरुदेव। तो तीसरे स्टेप के अंतर्गत आपके पास वही राशि का लॉर्ड, यानी कि 1 से शुरू करके 12 में जो हमने सबसे पहले सिद्धांत पढ़ा, वो इन राशियों में जो जो ग्रह बैठे हैं, यानी कि जिस
राशि का जो जो मालिक है, जैसे यहाँ पर मंगल है, यहाँ शुक्र है, उस प्रकार से 12 में से कोई भी आपका ग्रह जिस भाव में अपनी ही राशि का बैठा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह हो जाता है। अब आ जाए लास्ट चौथा स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 9th भाव में आते हैं। जो 9th का ग्रह है वो आपकी किस्मत का ग्रह है। अब मान लीजिए 9th खाली है, यदि 9th खाली होगा तो 9th के सामने कौन सा है, 3 का ग्रह, 3 का ग्रह जो आपका किस्मत का ग्रह होगा। अब मान लीजिए 3 भी खाली है, मान लीजिए 3 खाली है तो 3 के सामने 11 का ग्रह होगा। अब मान लीजिए 11 भी खाली है तो 11 के सामने 5 का ग्रह होगा। ठीक है जी, 5 का ग्रह होगा। 5 के बाद 2 का ग्रह, 5 अगर खाली है, मान लीजिए 5 का ग्रह खाली है तो 2 का किस्मत का ग्रह होगा। यहां थोड़ा सी जगह बना लें। अब मान लीजिए 2 का ग्रह खाली है, यहां पर खाली है तो इसके सामने आ जाएगा 6 का ग्रह, 6 का किस्मत का ग्रह हो जाएगा, ये आपका किस्मत का ग्रह। अब मान लीजिए 6 भी खाली है, मान लीजिए 6 के सामने क्या है, 12 का ग्रह, तो 12 का ग्रह किस्मत का खाली होगा। और यदि 12 भी खाली है तो सबसे लास्ट में आता है 8 का ग्रह। यानी कि किन्हीं या किन्हीं परिस्थितियों में आपका कोई ना कोई ग्रह किस्मत का जरूर निकल आएगा। अब यदि मान लीजिए कि आपका कोई किस्मत का ग्रह ज्यादा निकल आया, 1 निकल आया है, 2 निकल आए हैं, 3 निकल आए या 4 निकल आया है, फिर उसमें क्या करना है हमें, जो लाल किताब के अनुसार जो दशा गोचर है, लाल किताब के अनुसार हमारी जो दशा है ना वो हमारी अलग से है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ गुरु, गुरु के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर है शुक्र, फिर है बुध, फिर है राहु, फिर है शनि, देन है केतु लास्ट में। ठीक है जी, तो यहां पर हमें क्या देखना है, मान लीजिए आपके 3 या 4 ग्रह निकल आए किस्मत के, तो जो सीरीज में पहले होगा, मान लीजिए आपके 3 ग्रह निकल आए, मंगल आ गया, सूर्य आ गया, बुध आ गया, तो सीरीज में सबसे पहले कौन सा है, सूर्य, तो आपका सूर्य होगा। और अगर सीरीज में आपका ये चंद्रदेव आ जाए, शुक्रदेव आ जाए, शनिदेव आ जाए, तो सीरीज में सबसे पहले कौन सा है, चंद्रदेव। तो जो सीरीज में आपका ग्रह पहले आएगा वही ग्रह आपका किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए 3 ग्रह, 2 ग्रह, 4 ग्रह या एक ही ग्रह आता है समटाइम, तो जो तो एक ग्रह आएगा फिर तो समझो आपका वही भाग्य किस्मत का ग्रह है। और अगर ज्यादा आते हैं तो इस तरह सीरीज देखनी है, सीरीज में जो पहले ग्रह आएगा वही आपका किस्मत का ग्रह होगा। अब किस्मत का ग्रह का क्या होता है, किस्मत का ग्रह जब भी आपका हो, जो भी ग्रह हो उसका आपको दान नहीं करना। मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा की क्या चीजें हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तो आपको चांदी हो गया तो आपको चांदी की चीजें, चंद्रमा की चीजें दान नहीं करनी है। सूर्य हो गया तो सूर्य की चीजें, बृहस्पति हो गया तो आपको केसर, चने की दाल, हल्दी, इस तरह से, या सोना, ये चीजें आपको दान नहीं करनी है। इसी प्रकार से हर ग्रह को हम इसी तरह से लगेंगे, जो हम आगे आगे सिलेबस में सीखेंगे। अब हम किस्मत के ग्रह के बाद ताकत का पैमाना निकालेंगे। अब किस्मत के ग्रह में ताकत है या नहीं है, ये हम इसके निकालने पर हमें पता लगेगा। अब मैंने ये ग्रहों की सीरीज लिख दिया। अब इनकी जो पावर है वो फिक्स है। जैसे सूर्य की पावर 9 है, चंद्र की 8, शुक्र की 7, गुरु की 6, मंगल की 5, बुध की 4, बृहस्पति की 3, राहु की 2 और केतु की 1। तो आप अपनी अपनी कुंडलियों की पावर इसी प्रकार से सीरीज बना के लिख सकते हैं। अब क्या करना है, जो ग्रह जहां बैठा है जिस भाव में, उसी ग्रह का यहाँ पर अंक लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं सूर्य को, सूर्य 1 में है तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं, 8 नंबर में, 8वें भाव में, तो यहाँ 8 आ जाएगा। शुक्रदेव 2 में है तो यहाँ 2 आ गया। गुरुदेव 4 में है तो यहाँ 4 आ गया। मंगलदेव 11 में है, यहाँ 11 आ गया। बुधदेव 4 में है, नहीं सॉरी, बुधदेव बैठे हैं यहाँ पे लगन में, तो यहाँ 1 आ गया। शनिदेव 5 में है तो यहाँ 5 आ गया। राहुदेव यहाँ पे हैं 6 में तो 6 आ गया। केतुदेव 12 में है तो 12 आ गया। इस प्रकार से अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 9, 64, 14, 24, 55, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 12 आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है।
64, 17, 14, 24, 55 4। ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा पावर है 64। यहाँ पर चंद्रदेव की पावर ज्यादा है। तो यदि आपका किस्मत का ग्रह भी चंद्रदेव है और ताकत का पैमाना भी चंद्र के पास है, इट मीन्स वो आपका किस्मत के ग्रह में पूरी ताकत है, वो आपके लिए मददगार होगा। यानी कि यदि आप उसका प्रोफेशन करें या अपने जिंदगी में उससे ज्यादा उसको पावरफुल करें, अपनी मदर के साथ संबंध अच्छे करें, रिलेशन अच्छे बना के रखें, और चंद्र की चीजों से रिलेटेड उसको दान नहीं करना, चंद्र की चीजें उसकी बेचनी नहीं है, ये आपने ध्यान रखना। चाहे वो किस्मत का ग्रह हो, किस्मत की ग्रह की तरह ही पावर का ग्रह होता है, यानी ताकत का जो ग्रह होता है, ताकत का पैमाने में हम जो ग्रह निकालते हैं वो भी एज इट इज किस्मत के ग्रह की तरह ही ग्रह चलता है। अब ताकत का पैमाना निकालने के बाद बुध का भेद निकाला जाता है। बुध का भेद निकालकर फिर उसके उपाय किए जाते हैं। ये हम सिलेबस में करेंगे, परंतु इस बात को मैं एक छोटा सा समझा देती हूँ कि बुध क्या है। लाल किताब भी जो होते हैं बुध से डरते हैं। अब बुध का दायरा, अगर बुध अच्छा है तो तब भी उसका दायरा बड़ा होता चला जाएगा, यदि बुध मंदा है तो भी उसका दायरा बड़ा होता चला जाएगा। यानी बुध कुंडली में अच्छा है, अच्छे प्रभाव दे रहा है, तो अगर पिता ने बच्चे को प्रोफेशन बना के दिया, एक छोटी सी दुकान बना के दिया, बुध अच्छा होने पर वो व्यापार बढ़ाता चला जाएगा, वो शोरूम पे, फैक्ट्रियों पे पहुंचता चला जाएगा। और यदि बुध मंदा हो गया, यानी कि पिता के रहते तो बहुत अच्छा व्यापार था, पिता ने पुत्र को दे दिया, या पिता की देहांत हो गया, तो उसके बाद बच्चा जो है वो सारा कुछ बेच दिया, यानी कि सब कुछ नुकसान हो गया। यानी कि बुध का मंदा प्रभाव या उसकी आयु के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम लाल किताब में दशा आयु का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो हम धीरे धीरे आगे सिलेबस में सीखेंगे। तो इस तरह से बुध को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है लाल किताब के अनुसार। लाल किताब में बहुत सी सावधानियां और सिद्धांत हैं। तो हम लाल किताब बेसिक में क्या करेंगे, इसकी हमने ग्रामर करनी है। तो ग्रामर में क्या होते हैं, एक्चुअली टूल्स होते हैं जो लाल किताब हमें समझनी है, जो हमें ग्रहों को समझना है, कुंडली को पढ़ना है, प्रेडिक्शन करनी है, उससे पहले हमें लाल किताब के टूल्स आने चाहिए। तो जिस प्रकार से छोटे छोटे टूल्स होंगे वो मैं आपको बहुत ही सुलभ और बहुत आसानी से आपको कराऊंगी, ताकि आपको बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगी। अब मैं एक छोटा सा बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा दूसरे भाव में है, ये वैसे मैं प्रेडिक्शन की बात कर रही हूँ, ये एक्चुअली सावधानी है। चंद्रमा दूसरे भाव में है तो आपको घंटा नहीं बजाना है। चंद्रमा बृहस्पति 7वें भाव में है तो आपको घर में मंदिर नहीं बनाना है। इस प्रकार से कई सावधानियां हैं, परंतु सावधानियों से पहले हम जो टूल्स होंगे, यानी कि जो व्याकरण होगी, ये हम बेसिक लाल किताब में करेंगे। इसके अलावा बेसिक में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ग्रहफल का ग्रह और राशिफल का ग्रह। कुछ लोग क्या होते हैं, टीवी पर सुनकर या किताबों में पढ़कर या यूट्यूब पर सुनकर कुछ उपाय कर लेते हैं। अब यदि आपने ग्रहफल का ग्रह का उपाय कर लिया तो आपको फायदे की बजाय नुकसान देगा। तो जो राशिफल का ग्रह होता है उसका उपाय किया जाता है, ग्रहफल के ग्रह का उपाय नहीं किया जाता। तो ये लाल किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। तो हम इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सिद्धांत या बहुत छोटे छोटे टूल्स होंगे जो हम लाल किताब बेसिक में सीखेंगे। तो जो भी व्यक्ति लाल किताब सीखना चाहता है या लाल किताब बेसिक शुरू करना चाहता है, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।